नमस्कार मित्रों, मैं अभिनव प्रताप सिंह शौर्य भैया आपका इस खास कार्यक्रम में विशेष स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, ये जो विषय है आज का बड़ा ज्वलंत विषय है, जिस पर मैं बहुत दिनों से प्रयास कर रहा था कि कुछ बातें आपके बीच में आकर रखूं और एक विशेष प्रकार की चर्चा करूं, ताकि आपसे मुझे कुछ मिल जाए और मुझे आपसे कुछ मिल जाए। आज अपने चैनल पे ख़ास तरीके से लाइव आने के लिए कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिससे कुछ क्षेत्रीय खबरों पर चर्चा हो जाए, और आज का विशेष ज्वलंत मुद्दा और सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि लॉकडाउन में पुलिस की भूमिका। और उससे भी ज़्यादा ज्वलंत विषय जो आजकल एक ट्रेंड बन गया है, एक फैशन बन गया है कि समाज सेवियों के द्वारा कुछ लोगों को सहायता पहुंचाना, क्या इसकी वास्तविकता है। और कई अन्य ऐसे अनछुए विषय हैं जिन पर हम लोग आपस में बैठकर चर्चा करेंगे और ढेर सारी बातें करेंगे, एक दूसरे के विचारों को साझा करेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं जो इस समय सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा देश का बना हुआ है, वो है भारतीय पत्रकारिता। और भारतीय पत्रकारिता पर जो समाज के एक विशेष तबके के द्वारा आक्रोश दिखाई दे रहा है, उससे बड़ा मन व्यथित है, बहुत दुखी भी है। और उससे ज़्यादा मन इस बात से व्यथित है, इस बात से दुखी है कि हमारे ही व्यवसाय के लोग हमारे ही साथ खड़े होने में कहीं न कहीं कतरा रहे हैं। ये ऐतिहासिक समय है कि प्राचीन काल से भारतीय समाज में कभी भी पत्रकारिता पर उंगलियां नहीं उठीं। ये पहला समय है, ये पहला काल है जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार काबिज हुई। उसके बाद भारतीय पत्रकारिता जगत पर न जाने कितने अनर्गल आरोप, जाने कैसे कैसे नाम दिए जाने लगे। कोई गोदी मीडिया कहने लगा, अन्य अपशब्दों का प्रयोग किया जा रहा है पत्रकारों के प्रति। विभिन्न प्रकार के आरोप, आलांछन पत्रकारों के ऊपर लगाए जा रहे हैं। ये बहुत ही बड़ा गंभीर और हृदय विदारक मुद्दा है कि हम समाज का चौथा स्तंभ हैं। हम समाज को दिशा देने के लिए, उसे जागरूक करने के लिए बने हैं। विभिन्न मंचों पर बैठकर हम समाज की पीड़ा को प्रशासन और सरकार तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। अपनी जान को जोखिम में डालकर तरह तरह के मुद्दों को, तरह तरह के विषयों का एकत्रीकरण करके आपकी आवाज़ बन के सरकार तक जाते हैं। और इस दौरान हम लोगों को कितना कुछ सहना पड़ता है, इसकी जानकारी हम आपको दे नहीं सकते। खैर, आज एक बार फिर भारतीय पत्रकारिता जगत में एक पत्रकार पर, एक देश के एक विशेष तबके के द्वारा लगातार उंगलियां उठाई जा रही हैं। अब मैं मुद्दे पर आकर के बात करता हूं कि कुछ दिन पहले ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आर भारत नाम का एक चैनल सक्रिय है और जो प्रतिष्ठित भी है,
उसके एडिटर अर्नब गोस्वामी ने एक परिचर्चा के दौरान सोनिया गांधी की वास्तविकता पर या सोनिया गांधी की नागरिकता पर कुछ ज्वलनशील सवाल कर दिए, जिससे एक विशेष प्रकार का वर्ग भड़क गया। और मुझसे बेहतर आप लोग जानते हैं कि देश में क्या चल रहा है, किस तरह की परिस्थितियां हैं, देश किस दिशा की तरफ जा रहा है। बेहतर सोशल मीडिया के टच में रहने से आप सब लोग अपग्रेड हैं। आखिर अर्नब गोस्वामी जैसे एक वरिष्ठ पत्रकार ने यदि पास्ट की कुछ सच्चाई सामने लाकर रख दी तो इसमें कौन सा बड़ा गुनाह, कौन सा बड़ा अपराध हो गया। इस सच्चाई को सामने रखने में आखिर एक विशेष प्रकार के लोगों को क्यों मिर्ची लगी? क्या अपनी ऊर्जा इस समुदाय के लोग कभी जनता के हित में प्रयोग करते हैं? शायद नहीं। अगर करते तो ये लोग आज जिस स्तर पर हैं उस स्तर पर नहीं होते। देश में 55-60 साल राज्य करने के बावजूद आप हताशा का शिकार हैं। आप जनता की नब्ज नहीं पकड़ पाए। शायद इसकी वजह चाटुकारिता ही रही होगी। आज भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मुझे यहाँ पर असफल होती दिख रही है कि एक वरिष्ठ पत्रकार पर पूरे देश में 200-250 एफआईआर दर्ज कराकर वो अपने आप को खुश महसूस कर रही है, बल्कि वो ये नहीं देख रही है कि इस समय देश की जनता उससे क्या अपेक्षाएं रखती है, क्या चाहती है और उसे किस स्तर पर होना चाहिए। जी हाँ, यही पत्रकार अर्नब गोस्वामी, जिसके खिलाफ देश के विभिन्न हिस्सों में कांग्रेसियों ने एफआईआर दर्ज कराई हैं, लेकिन कांग्रेस को ये भी देखना चाहिए कि वही अर्नब गोस्वामी आज सोशल मीडिया का सबसे हॉट और ट्रेंडिंग व्यक्तित्व है। क्या इससे कांग्रेस को देश की नब्ज का अंदाज नहीं लगाना चाहिए? कांग्रेस के साथ साथ कुछ ऐसे लोग जिनका अपना मानसिक विकास सीमित है, वो भी इस मुद्दे पर आकर परिचर्चा कर रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। ये भी बड़ा निंदनीय और गंभीर विषय है। हम किसी मंच पर बैठे हों, हमें एक दूसरे की प्रतिष्ठा और मान सम्मान का ख्याल रखना चाहिए। सोनिया गांधी जी पास्ट में क्या थीं, वो अब क्या हैं, मुद्दा हमारे लिए, हमारे देश के लिए इस समय ये नहीं है, बल्कि सबसे बड़ा मुद्दा आज की तारीख में कोरोना नामक वायरस की महामारी है, जिससे देश जूझ रहा है। मैं तो यूँ कहूँगा कि पक्ष और विपक्ष को संगठित होकर उन्माद फैलाने के बजाय एकीकृत होकर देश की जनता की रक्षा की और उसके हित की बात करनी चाहिए। इसी में देश का भला है, इसी में पार्टियों को भला है। ये समय भारतीय पत्रकारिता को कोसने का नहीं है,
ये समय एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का नहीं है। ये समय किसी के मान सम्मान से खिलवाड़ करने का नहीं है। अर्नब गोस्वामी एक व्यक्तित्व है, उसके साथ सोशल मीडिया के माध्यम से आपको पता लग रहा होगा कि पूरा समुदाय खड़ा हुआ है। लोग उन्हें सहयोग कर रहे हैं, उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं और भारतीय पत्रकारिता का स्तर इतना गिरा नहीं है जितना गिरा आप लोग इसे समझ रहे हैं। सो प्लीज़ चेंज योर थिंकिंग फॉर द इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया इन इंडिया। ये आज का गंभीर विषय था। मैं पत्रकारिता की दृष्टि से अर्नब गोस्वामी के साथ खड़ा हूँ। पत्रकार चाहे छोटा हो या बड़ा हो, यदि उसके अंदर मनमुटाव ना हो तो कोई भी कहीं किसी तरीके का लांछन भारतीय पत्रकारिता पर नहीं है। ये तो एक ऐसा हिस्सा था जिस पर पूरे भारत में चर्चा चल रही है। अब मैं बात करता हूँ ऐसे प्रदेश की, ऐसे जगत की जहाँ भारतीय पत्रकारिता के लोग अपने मानदंड स्थापित कर रहे हैं। आज बड़े बड़े बिजनेसमैन, जिला स्तर के व्यापारी सोच समझकर डोनेशन कर रहे हैं। माननीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा स्थापित तमाम प्रकार के फंड में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करा रहे हैं। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के जी न्यूज़ के पत्रकार शिव कुमार चंद्रा का जिक्र करना नहीं भूलूंगा, क्योंकि पत्रकारों के पास बहुत सीमित संसाधन होते हैं, उनके पास आय के स्रोत कम होते हैं, फिर भी उन्होंने अपनी पूरी प्रतिष्ठा के साथ छोटी सी बचत में से प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड के लिए 1 लाख रुपए का चेक देकर पत्रकारों को गौरवान्वित होने का अवसर दिया है। इसके लिए शिव कुमार चंद्रा बधाई के पात्र हैं। ऐसे भी कई अन्य छोटे बड़े लोग हैं, छोटे बड़े पत्रकार हैं। उनसे भी मैं अपील करता हूँ, समाज सेवियों से भी अपील करता हूँ कि छोटी से छोटी दान राशि देकर अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करें और देश के विकास में सहयोग करें। तीसरा महत्वपूर्ण विषय है, आज क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर का जन्मदिन है। पूर्व कप्तान, भारतीय क्रिकेट के महान विशेषज्ञ और ईश्वरीय पदवी को प्राप्त करने वाले भारत रत्न सचिन तेंदुलकर पूर्व में सांसद भी रह चुके हैं और आज उनका जन्मदिवस है। मैं स्टार न्यूज़ परिवार की ओर से उन्हें जन्मदिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और ईश्वर से यही कामना करता हूं कि हमेशा वो स्वस्थ रहें और जीवन के हर कदम पर यूं ही उन्नति करते रहें। मित्रों,
आज आपको एक और मुद्दे की तरफ लेकर के चल रहा हूँ, जहाँ कुछ लोग, एक विशेष तरीके का तबका इस भयानक दौर में अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए समाज सेवी होने का चोला ओढ़ने का प्रयास कर रहा है। प्रधानमंत्री ने देश के लमसम सभी उद्योग धंधों पर पाबंदी लगा रखी है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में ईंट भट्टे धड़ल्ले से संचालित हैं। खुलेआम ईंट भट्टों का संचालन किया जा रहा है। उनकी चिमनियाँ जहर उगल रही हैं। ईंट भट्टा मालिक कुछ एक को छोड़ दिया जाए, कुछ एक ऐसे लोग हैं जो अप्रत्यक्ष रूप में योगदान कर रहे हैं, लेकिन बाकी ऐसे लोग जिन्हें अभी तक परिदृश्य में नहीं देखा गया, उनके यहाँ लेबर खुलेआम सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन कर रही है। समूहों में ये बात यहीं तक नहीं सीमित रही, ये लोग मिट्टी का खनन, जो कुछ सिग्नल प्रॉब्लम हो गई थी, खैर लौटते हैं चर्चा पर, खनन भी जोर शोर से कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर ज़िले में कुछ भट्टा मालिकों ने इसका तोड़ निकाला कि कैसे प्रधानमंत्री की गाइडलाइन को तोड़ा जाए और अपने कार्य को निर्बाध रूप से चलाया जाए। इसका उन्होंने एक फार्मूला, एक मंत्र निकाला कि क्यों ना अपने नज़दीकी थाने की पुलिस को साध लिया जाए और उस पुलिस को अपने फेवर में ले लिया जाए, ताकि पुलिस भट्टों पर रेड ना करे, उन्हें उनका काम करने से न रोके, और कुछ मालाएं खरीद कर पहुंच जाते हैं नज़दीकी थाने में और वहां जाकर के 10-10 रुपए की मालाएं पहनाकर वो दिखाने का प्रयास करते हैं कि लॉकडाउन की इस अवधि में पुलिस जितनी मेहनत से काम कर रही है, उसी मेहनत के स्वरूप उनका वो सम्मान कर रहे हैं। ये चाटुकारिता है। और अगर वो वास्तव में समाज सेवी हैं, मैं एक आधे व्यक्ति को छोड़कर, 1-2 व्यक्तियों को छोड़कर बाकी की बात कर रहा हूँ, तो ये देख लिया जाए, ये तय कर लिया जाए कि उन्होंने जिलाधिकारी महोदय द्वारा स्थापित फंड में कितना योगदान दिया है, कितने लोगों को भोजन कराया है, कितने लोगों को मदद दी है। शायद उनका ग्राफ 0 है। तो मैं अपने इस माहौल में अपनी जान की बाजी लगाकर ड्यूटी करने वाले जवानों और थाना प्रभारियों से विनम्र निवेदन करता हूं, कृपया इस बात पर संज्ञान लें और भट्टों पर नकेल कसें, भट्टों पर छापेमारी करें, ताकि वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन हो सके, ताकि कोरोना वायरस की महामारी को रोका जा सके। हालांकि ये ज़िला ग्रीन जोन में है, लेकिन फिर भी हमें एहतियात बरतनी होगी और ऐसे चाटुकार और चापलूस लोगों से नज़दीकी पुलिस थाने के थाना प्रभारियों को सावधान रहना होगा, सतर्कता बरतनी होगी, तभी कोरोना से निजात मिल सकती है। मित्रों, समाज सेवियों की बात की जाए तो ऐसा नहीं है कि पांचों उंगलियां बराबर होती हैं।
ऐसे लोग जिनके पास दिल का जज्बा है, जो दूसरों की मदद करना चाहते हैं, और जिस दिन से देश में लॉकडाउन लागू हुआ है, उस दिन से ही प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जिस भी संभव तरीके से मदद हो सकती है, वो अपने क्षेत्र की जनता की मदद कर रहे हैं। उन्हें किसी शोबाजी की ज़रूरत नहीं पड़ी, उन्होंने वीडियो रिलीज़ नहीं कराए, उन्होंने दान या पोटली देते हुए अनाज की कोई फ़ोटो सोशल मीडिया पर शेयर नहीं किया, और ना ही किसी पत्रकार से ये रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ हमारी मदद करते हुए ये फ़ोटो अखबार में शेयर कीजिए। जी हाँ, डिस्ट्रिक्ट शाहजहाँपुर में मैं कुछ नाम लेना चाहता हूँ जो युद्ध स्तर पर अपने अपने क्षेत्रों में धर्म की और भेदभाव की दीवार को गिराकर निसंकोच रूप से अपने आसपास के अपने विधानसभा क्षेत्रों की नागरिकों की पैसे से, अनाज से भरपूर तरीके से सेवा कर रहे हैं। या फिर इन लोगों ने छोटे छोटे कार्यालय अपने आवास पर बना रखे हैं, जहां दूर दराज भारत के अन्य हिस्सों में फंसे लोग सोशल मीडिया के माध्यम से अपने वीडियो अपलोड करते हैं, और वीडियो अपलोड करने के बाद वो अपनी पूरी परेशानी इन समाजसेवियों के सामने रखते हैं। उसके बाद यह लोग उनके खातों में गुपचुप तरीके से उनके खर्च को निर्वाहन करने के लिए समुचित धन की व्यवस्था भी कराते हैं। ये व्यवस्था दूर दराज भारत के अन्य हिस्सों के नागरिकों के लिए है, जो अपरिचित भी हैं और परिचित भी हैं। इसके साथ साथ अपने क्षेत्र में ये तन मन धन से पिछले मार्च के महीने से डटे हुए हैं, और ये सब बधाई के पात्र हैं। और मैं इनका नाम आपके सामने रखना चाहूँगा। हमारे शाहजहाँपुर ज़िले के हमारे मित्र, समाजवादी पार्टी के बरसों से लगातार निर्बाध रूप से चले आ रहे जिला अध्यक्ष तनवीर खान, जो गंगा जमुनी तहजीब के प्रदर्शक भी हैं और माने भी जाते हैं। उन्हें क्षेत्र की जनता का प्यार, सम्मान और दुलार सभी समुदायों से एक बराबर मिलता है। तनवीर खान लॉकडाउन की शुरुआत से और अभी तक निर्बाध रूप से शाहजहाँपुर ज़िले में सेवा कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। इनके यहाँ किसी भी तरीके की धर्म और जाति को पूछकर कोई कार्य नहीं किया जाता है। ऐसे ही शाहजहाँपुर ज़िले के कटरा विधानसभा क्षेत्र में लखन प्रताप सिंह का नाम उभर कर सामने आ रहा है। जिस दिन से देश में लॉकडाउन की घोषणा की गई, और लॉकडाउन की घोषणा के बाद से ही लखन प्रताप सिंह और उनकी टीम कटरा विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय है। ज़रूरतमंद लोगों को मास्क, सैनिटाइज़र, राशन आदि की व्यवस्था मुहैया करा रही है। यही नहीं, देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे हुए लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से कांटेक्ट किया जा रहा है, उनसे उनकी परेशानियां पूछी जा रही हैं, और उनके खातों में समुचित धन डलवाने की व्यवस्था भी यह व्यक्तित्व कर रहा है। ऐसे ही ददरौल क्षेत्र में दिवाकर सिंह, पंकज भैया भी निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा में लगे हुए हैं। वो भी जिस दिन से देश में लॉकडाउन जारी हुआ है, उस दिन से निस्वार्थ भाव से अपने क्षेत्र शाहजहाँपुर ज़िले, बड़े बूढ़े मजले छोटे, इन सब की सेवा में तन मन धन से दिन रात एक किए हुए हैं।
दिवाकर सिंह, पंकज भैया लॉकडाउन की अवधि में कच्चा भोजन, वयोवृद्धों की जाकर घर घर जानकारी लेना, उनकी चिंता करना और उन्हें समुचित सहायता उपलब्ध कराना, ये उनकी दिनचर्या में शामिल है। एक और युवा समाजसेवी का नाम डिस्ट्रिक्ट शाहजहांपुर से निकल कर सामने आ रहा है। वो वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य भी हैं, छोटू जाटव। जिस दिन से मैं यहाँ पर राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर द्वेष की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर प्रशंसा की या चाटुकारिता की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके सामने उन लोगों के नाम रख रहा हूँ जो वास्तव में समाज सेवी हैं और समाज सेवा लगातार अनवरत रूप से कर रहे हैं। मार्च के महीने से लॉकडाउन लगा। लॉकडाउन की घोषणा होते ही छोटू जाटव ने लोधीपुर क्षेत्र में अपने मित्रों की सहायता से एक किचन चला रखा है, जिसके माध्यम से वो पका हुआ भोजन अपने नज़दीकी क्षेत्रों में शाहजहांपुर के तमाम हिंदू मुस्लिम भाइयों के बीच सहयोग से अनवरत रूप से लगातार व्यवस्था मुहैया करा रहे हैं। तो वास्तव में यही है समाज सेवा। ये समाज सेवा का प्रारूप देखकर वृद्ध भारत की संकल्पना से मन प्रफुल्लित हो जाता है। अब हम एक ऐसे संगठन की बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में कुछ कहना सूरज को दिया दिखाने के बराबर होगा। सन 1925 से यह संगठन देश में कार्यरत है। आज वो किसी नाम या पहचान का मोहताज नहीं है। लमसम पूरे भारत में इसकी शाखाएं अपने सेवा कार्यों को अनवरत रूप से अंजाम दे रही हैं। हजारों की संख्या में प्रचारक, स्वयंसेवक सब इस सेवा के कार्य को गति दे रहे हैं। जी हाँ, आप ठीक समझ रहे हैं, मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात कर रहा हूँ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना का मूल उद्देश्य ही सेवा कार्य था और यह संगठन जब जब देश पर विपरीत परिस्थितियां आईं, तब तब इस संगठन ने अपनी सार्थकता सिद्ध करते हुए अपने निर्माण के, अपनी स्थापना के उद्देश्य को चरितार्थ किया है। पूरे भारत में ये संगठन अनवरत रूप से अपने मातृ संगठन के साथ साथ आनुषांगिक संगठनों के सहयोग से सेवा कार्यों को लगातार गति दे रहा है। चाहे बात उत्तर प्रदेश की हो, चाहे बिहार की हो, चाहे महाराष्ट्र की हो, चाहे बंगाल की हो, चाहे कश्मीर की हो, कन्याकुमारी की हो, चाहे हिमाचल की हो और चाहे लद्दाख की हो। ये सेवा कार्यों में विभिन्न प्रकार के सेवा कार्यों से वनवासी, आदिवासी, ऐसे शोषित वंचित लोग जो अंतिम पायदान पर खड़े हैं, उनके साथ स्वयंसेवक कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं और उन्होंने अपने क्षेत्रों में राष्ट्रीय कार्यकारिणी के निर्देशानुसार सभी ज़िलों पर ये निर्देश दे दिए गए कि आप देखिए ग्रामीण स्तर से, बूथ स्तर से, पंचायत स्तर से कि कहीं कोई भी भाई, बंधु, सहोदर कहीं भूखा ना सो रहा हो, उसकी चिंता करनी है। इसी क्रम में शाहजहांपुर ज़िले में भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने लॉकडाउन की अवधि प्रारंभ होने से अभी तक लगातार अपने सेवा कार्यों को गति दे रखी है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, इनकी गिनती देश के बड़े राज्यों में होती है।
मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की, जहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने स्वयंसेवकों के माध्यम से ये तय किया कि सबसे पहले बाहर से जो आगंतुक आए हैं उनकी सूची तैयार करके उनकी थर्मल स्क्रीनिंग कराना, ये उनका प्राथमिक सहयोग रहा। दूसरी चीज़, हर ज़िले के उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में हर ज़िले के ग्रामीण स्तर पर जाकर स्वयंसेवकों ने गांव-गांव सैनिटाइजेशन की जिम्मेदारी भी संभाली। तीसरा महत्वपूर्ण चरण यह रहा उनकी सेवा का कि सर्वप्रथम ऐसे लोगों की चिंता करनी जो कोई भूखा ना हो, उनको राशन की किटें का वितरण करना भी उन्होंने अपनी सेवा में शामिल किया। ऐसे लोग जो बीमार हो रहे हैं, जिनको हॉस्पिटल ओपीडी की सेवाएं नहीं दे पा रहा है, उनको चिंता करके दवाइयों की व्यवस्था कराना। और फाइनली सेवा कार्यों में उन्होंने सर्वे के दौरान अपने अपने ज़िलों में, अपने स्तर से ग्रामीण क्षेत्रों में, वनवासी क्षेत्रों में ऐसे लोगों की सूचियां तैयार की जहां कच्चा मटेरियल नहीं पहुंच सकता है, दोनों टाइम या तीनों टाइम के पके हुए भोजन की व्यवस्था करके लोगों तक पहुंचाना। अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सारे जितने भी सेवा कार्य हैं उनको निर्बाध रूप से गति दे रहा है और समय समय पर कोरोना वायरस की महामारी में जो योद्धा लगे हुए हैं, पूरे देश में अलग अलग तरीके से उनका सम्मान करके, उन पे पुष्प वर्षा करके, उनको अंगवस्त्र और नारियल दे करके उनका उत्साह भी बढ़ाया और उन्हें ये क्षमता भी दी कि आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ हम सब और हमारा संगठन कदम दर कदम आपके साथ चल रहा है। तो मित्रों, यही सेवा कार्य थे और यही फ़र्क था समाज सेवा का, यही रहस्य था जो मैंने आपको अभी चर्चा में नाम बताए, ये वास्तव में समाज सेवी थे। और जिन लोगों के विषय में मैंने आपसे पहले चर्चा की, आप ही महसूस कीजिए, आप ही अंतर स्पष्ट कीजिए कि कहाँ स्वार्थ है और कहाँ निस्वार्थ भाव से सेवा कार्य चल रहे हैं। आज मैं आपके बीच में आया, मैंने महत्वपूर्ण विषय रखे। मैं एक बार फिर दोहराना चाहता हूँ कि भारतीय पत्रकारों पर लांछन, आरोप प्रत्यारोप बंद किए जाएं। भूल मानव से ही होती है। जल्दबाजी में या फिर अच्छे शब्दों के चयन में, सावधानी बरतने के चक्कर में यदि कोई बात जैसे 40 अप्रैल निकल गया तो ये हादसे का एक विशेष समुदाय के लोगों को इसे टारगेट नहीं करना चाहिए। ये मानव हैं और भूल हमसे भी होती है, भूल उनसे भी होती है। इसलिए प्लीज़ किसी भी तरीके के सोशल मीडिया में जाकर आरोप प्रत्यारोप ना करें। इससे देश का माहौल ख़राब होता है, पत्रकारों का मनोबल डाउन होता है और उनके मान सम्मान को क्षति पहुंचती है। मैं अर्नब गोस्वामी के साथ डटा हूँ, खड़ा हूँ। सच्चाई और सच्ची खबरों के लिए जो भी पत्रकार संघर्ष करेगा, हम उसके साथ कदम दर कदम डटे रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। फिर एक विशेष परिचर्चा लेकर मैं आपके बीच में आऊँगा। आप इसे सुनिए, अपने विचार रखिए, कमेंट बॉक्स में जाकर के हमारा मार्गदर्शन कीजिए। हम आपके आभारी हैं कि आप हमारे सहयोग में अपनी सहभागिता दे रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।